जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पारस फिर एजुकेशन में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 8 लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं। आप सभी लोग सारे क्वेश्चनों के आंसर जरूर देते जाएं और 20 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी हमें अवश्य बताएं। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन या फिर शास्त्र वाचन। देखिए साथियों, व्याकरण शिक्षा से क्या है? व्याकरण शिक्षा से भाषा का शुद्धता का विकास होता है। समाचार वाचन से क्या होता है? वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं उनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और लेकिन जो मौन वाचन है साथियों, मौन वाचन से क्या है? हमारा जो अर्थ ग्रहण करने का कौशल है इसका विकास होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और जो शास्वर वाचन है, तो शास्वर वाचन से क्या है? उच्चारण की शुद्धता का विकास होता है। सारे पॉइंट नोट कर लेना जितने मैंने आपको बताए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कौन कथन संगत नहीं है? बताना है इन 4 में से कौन सा कथन संगत नहीं है, मतलब असत्य है। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। भैया, ये जो कथन है तो सही है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या है? पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। तो भैया ये जो कथन है गलत है। ठीक है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक है वह शिक्षण का एक साधन होता है, ना कि साध्य। साध्य का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी। यह कथन क्या है? संगत नहीं है। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 3 पर आएंगे हम। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अम्बुज, मनसेज, पंकज। तो देखिए साथियों, कमल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? पंकज, नीरज, जलज, अम्बुज, अरविंद। ये क्या है भैया? कमल के तो पर्यायवाची होते हैं। क्या? जलज, जलज होता है। अम्बुज, पंकज, क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो मनसेज है, मनसेज भैया कमल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जो मनसेज है यह कामदेव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलेंगे हम ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 4 पर। और आप सभी को यदि क्लास पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो। तो देखिए साथियों, सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य उसे कहा जाता है जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय और एक क्रिया हो। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है? देखिए, शास्वर पठन भैया ये तो पठन का प्रकार है। मौन पठन भी क्या है? पठन का प्रकार है। द्रुत पठन मतलब त्वरित पठन, ये भी क्या है? पठन का प्रकार है। लेकिन जो अर्थ पठन है भैया ये पठन का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आएंगे। तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वह बोलने में हकलाने लगती है, इसका क्या रीजन है? उसे बोलना नहीं आता? नहीं भैया, उसे बोलना तो आता है जब तो वो बोल रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती। हाँ, बिल्कुल सही है। औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। देखिए, तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है तो वह बोलने में हकलाने लगती है, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी है। और साथ साथ वह क्या है? वह औपचारिक स्थितियों में जब कुछ बोलती है तो मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है। ओके, चलेंगे प्रश्न क्रमांक 7 पर। और आप सभी लोग सारे क्वेश्चनों के आंसर जरूर देते जाना,
सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इनके एग्जाम में आने के बहुत ही अधिक चांस हैं। बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। यह विचार किसका है? पावलोव का, चॉम्स्की का, स्किनर का या फिर वाइगोत्स्की का? तो ये जो विचार है साथियों कि बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, ये विचार है वाइगोत्स्की जी का। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक 8 पर। इसके बाद अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है? अनुरक्त, आरक्त, निरक्त, विरक्त या फिर आसक्त? तो भैया अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 9 पर। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारण ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या फिर व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ? तो देखिए अनुस्वार किसे कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को कहा जाता है अनुस्वार, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 पर। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है? ऑप्शन है बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना। हाँ भैया ये तो आपका दायित्व है। फिर क्या है? बच्चे के सीखने के तरीकों के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप आप शिक्षण कार्य संपादित कर सकें। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में क्या है? बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना। ए, बी, सी तीनों सही हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 11 पर आएंगे हम। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में नियम किसे उदाहरण की ओर जाते हैं? उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, सूत्र कंठस्थ कराते हैं या फिर पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं? देखेंगे भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि है इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, और जो निगमन विधि है निगमन विधि में जाते हैं नियम से उदाहरण की ओर। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक 12 पर। सोहेल की मातृभाषा भोजपुरी है। वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर न का सही प्रयोग नहीं करता। इसका संभावित कारण क्या है? सोहेल हिंदी भाषा नहीं जानता क्या? वह लापरवाह है? वह ध्यान से नहीं लिखता? या फिर यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है जहां बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में न का प्रयोग नहीं किया जाता? तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा क्या है? ऑप्शन डी। क्योंकि जो सोहेल की मातृभाषा क्या है? भोजपुरी, और भोजपुरी में क्या होता है? अक्सर न का कभी कभी प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए वो न का सही प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ ही चला जाएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। शेर को सामने देखकर खालिस्तान, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? बताएं आप लोग, जो ये खालिस्तान है यहाँ पर कौन सा सही आएगा ताकि यह बिल्कुल सही मुहावरा बन जाए? मैं 7वें आसमान पर पहुँच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान पर सिर उठा लिया, या फिर मेरे प्राण सूख गए? तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। ठीक है, चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही ढंग से पाठ खत्म करना, गहन अर्थ है ग्रहण करना, बिना बोले पाठ की पढ़ने की कुशलता का विकास करना, या फिर शांति के साथ पढ़ना? तो देखिए मौन पठन का उद्देश्य होता है साथियों कि आप बिना बोले उसका अर्थ ग्रहण करें। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, उसका अर्थ ग्रहण करना। चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि छात्र यहाँ पर गलती कर देते हैं।
तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? पो प्लस अन, ये होगा पवन का संधि विच्छेद। और यदि मैं बात करूं इसमें संधि कौन सी होगी भाई, तो उसमें जो संधि होगी उसका नाम होगा अयादी संधि। ठीक है, चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है? अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से भाषा अर्जित की जाती है, जबकि भाषा अधिगम कैसा होता है? प्रयासपूर्ण होता है। बिल्कुल सही है भैया, जो भाषा अर्जन होता है वो स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन जो भाषा अधिगम है वो प्रयासपूर्ण होता है। फिर क्या है, भाषा अर्जन में अर्थ भी समाज से स्वतः ही प्राप्त होते हैं, जबकि भाषा अधिगम में कई बार अर्थ सीखने पड़ते हैं। बिल्कुल सही है भैया। भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना, बोलना कौशल शामिल हैं, जबकि भाषा अधिगम में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों कौशल सीखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ये सभी अंतर होते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। ध्यान रखना, भाषा अर्जन भैया अलग है, भाषा अधिगम अलग है, क्योंकि भाषा अर्जन क्या है? स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन जो भाषा अधिगम है ये इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। क्लियर? चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक 17 पर। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्सम, संस्कृत, तद्भव, तत्सम या फिर देशज। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है तत्सम। और ध्यान रखना, जो शब्द में थोड़ा बदलाव करके प्रयुक्त किए जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 18 पर। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, बताएं आप लोग, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का जो उद्देश्य है वो क्या है? कि बच्चे नहीं जानते, बच्चे क्या नहीं जानते, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, या फिर बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। तो इसका जो उद्देश्य साथियों वो यह जानना है कि बच्चे आखिर सीखते कैसे हैं। ठीक है, चलेंगे हम इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 19 पर। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या फिर तत्पुरुष समास। देखिए, जिस समास में साथियों दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहा जाएगा द्वंद्व समास। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माता पिता, तो यहाँ पर क्या है? दोनों पद ही प्रधान हैं। तो यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। जैसे दिन और रात, क्या है? दिन रात, ये भी क्या है? द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। चलेंगे इसके बाद साथियों हम प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। और आप सभी लोग सारे, यदि आपने कितना स्कोर किया है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छात्र इसमें अक्सर गलती करते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताएं आप लोग, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताएं आप चार में से क्या होगा करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, ऑप्शन डी को सही बता देते हैं, लेकिन भैया गलत तो हो जाएगा। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, जो लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, कितना स्कोर किया है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।